स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अध्याय 14 और अध्याय 14 का नाम है रोगी का भोजन। तो ये वाला अध्याय आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी क्लास, और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं विद थ्योरी सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, और सारी जो चैप्टर उनकी कंप्लीट क्लासेस हो चुकी हैं विद एमसीक्यू। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होगी। तो अध्याय हम लोग कर रहे हैं, चैप्टर जो है 14 करने जा रहे हैं, और इसका नाम है रोगी का भोजन। तो चैप्टर का क्या नेम है? रोगी का भोजन। तो रोगी का भोजन क्या होता है, और साथ ही ये किस प्रकार किस कंडीशन में दिया जाएगा, सिचुएशन क्या होगी तब रोगी को जो भोजन है वो दिया जाता है उसके रोग के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और साथ ही रोगी को किस किस प्रकार का भोजन दिया जा सकता है ये भी हम लोग अपनी क्लास में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर एक वृहद तंत्र है जिसमें अनेक प्रकार के तंत्रों के द्वारा इस वृहद तंत्र को सुचारू रूप से चलाया जाता है। शरीर के लिए भोजन एक अनिवार्य घटक होता है, और भोजन में निहित विविध प्रकार के पोषक तत्वों से शरीर विविध रूप से गति करता है। जो हमारा शरीर है वो क्या है? बहुत बड़ा एक तंत्र है, और इस तंत्र के अंदर बहुत सारी जो मशीनें हैं वो कार्यरत हैं, और वो सारी जो जो मशीन कहें या उपकरण कहें जो इस तंत्र के अंदर हैं, उन सबको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। उन सबको ऊर्जा कहाँ मिलती है? भोजन। तो मुख्य भोजन क्या हुआ? मुख्य घटक हुआ, जिससे पूरा जो शरीर है वो शरीर में विद्यमान जो तंत्र जो शरीर के अंदर तंत्र के अंदर विद्यमान जो मशीन जो लगी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? वो कार्य कर रही हैं। और भोजन में निहित विविध प्रकार के पोषक तत्वों से शरीर विविध रूप से क्या करता है? गति करता है। और उस भोजन से जो पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं, उन पोषक तत्वों का जब अवशोषण शरीर के अंदर होता है तब उनसे ही क्या होता है? शरीर क्या करता है? गति करता है। परंतु शरीर में विविध रोग के जीवाणुओं की उपस्थिति, अनुचित खान पान, अव्यवस्थित दिनचर्या के द्वारा शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ ही क्या होता है? शरीर में विविध रोग के जो जीवाणु होते हैं उनकी जब उपस्थिति शरीर के अंदर रहने लगती है, जो जिसके कारण जो और होता ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान और जो अव्यवस्थित दिनचर्या है, जब हमारी दिनचर्या क्या होती है? अव्यवस्थित हो जाती है, व्यवस्थित नहीं रहती, और हमारा खान पान जो है वो भी समय से नहीं होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और उनकी उपस्थिति के कारण शरीर जो होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। दिनचर्या के द्वारा शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग से मुक्त करने के लिए उचित उपचार के साथ साथ उचित आहार की भी आवश्यकता होती है। और वो कंडीशन जब उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब शरीर को क्या हो जाता है? हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो रोगग्रस्त शरीर होने की स्थिति में जो व्यक्ति को भोजन चाहिए रोगों से मुक्त करने के लिए, तो उसमें क्या होगा? व्यक्ति को जो मेडिसिन के साथ साथ उसे उचित उपचार के साथ साथ क्या चाहिए? उचित आहार भी चाहिए। मतलब व्यक्ति को दवा के साथ साथ आहार भी उसी प्रकार का मिलना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति जो जिस रोग से ग्रस्त हुआ है वो उतनी आसानी से क्या हो? उतनी ही जल्दी आसानी से उस रोग से बाहर निकल सके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग से मुक्त करने के लिए उचित उपचार के साथ साथ उचित आहार की भी आवश्यकता होती है। रोग की दशा में आहार के पोषक तत्वों में परिवर्तन। अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो उस दशा में उसके आहार में जो परिवर्तन किया जाता है वो निम्न पोषक तत्वों में किया जाएगा। पहला है प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन, दूसरा है वसा की मात्रा में परिवर्तन, तीसरा है कार्बोज की मात्रा में परिवर्तन, चौथा है कैलोरी की मात्रा में परिवर्तन, और नंबर 5 है खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन। नंबर 6 में क्या आएगा? विटामिन की मात्रा में परिवर्तन। नंबर 7 है रेशे की मात्रा में परिवर्तन। और ये जो सारे परिवर्तन हैं वो रोग के अनुसार किए जाएंगे। जिस प्रकार का रोग व्यक्ति को होता है उसी प्रकार के उसके भोजन में जो होते हैं पोषक तत्वों को लेकर के परिवर्तन किए जाते हैं। अब इनको विस्तार से देखते हैं हम लोग। पहला है प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन, जैसे पेप्टिक अल्सर, नेक्रोसिस, यकृत के सिरोसिस, कैलोरी कुपोषण इत्यादि की स्थिति में सामान्य अवस्था से 2 गुनी प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन कब होगा?
सामान्य ऐसे जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको सामान्य नॉर्मल जो प्रोटीन की मात्रा है जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति को देनी चाहिए उतनी दी जाती है। लेकिन जब व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर, नेक्रोसिस और यकृत के सिरोसिस, कैलोरी कुपोषण ये सारे रोग हो जाते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति को कितनी प्रोटीन चाहिए? 2 गुना, मतलब जितनी सामान्य व्यक्ति लेता है उससे 2 गुनी प्रोटीन की आवश्यकता उसको होती है। और साथ ही कुछ रोगों में कम प्रोटीन लेने की सलाह भी दी जाती है, जैसे कि यकृत के रोग, यूरेमिया, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम लेने की सलाह दी जाती है। तो ये रोग पर निर्भर करता है कि कौन से रोग में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी या किस पोषक तत्व की मात्रा जो है घटेगी। दूसरा है वसा की मात्रा में परिवर्तन। यदि अल्प पोषण हो जाए तो व्यक्ति को सामान्य से अधिक वसायुक्त आहार की सलाह दी जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अल्प पोषण से ग्रसित हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो डॉक्टर है वो क्या सलाह देता है कि वसायुक्त आहार लेने की सलाह देता है, मतलब उसको अधिक वसायुक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो वही कुपोषण की स्थिति में वहीं क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित हो जाता है तो व्यक्ति के आहार में सामान्य से न्यून वसा का समावेश किया जाता है। तो वहीं पर दूसरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित हो जाता है तो उसके आहार में वसा की जो मात्रा है वो कम लेने की सलाह दी जाती है। तो जहाँ अगर अल्प पोषण होगा तो वसा की मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन होगा और वसा की मात्रा अधिक लेने को सलाह दी जाती है। लेकिन अगर कुपोषण हो जाता है व्यक्ति को, कुपोषण की स्थिति में जो वसा की मात्रा है भोजन में कम लेने की सलाह दी जाती है। तो ये सब जो है रोग की स्थिति पर निर्भर करता है, रोग के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी और कौन से पोषक तत्व की मात्रा घटेगी। अगला है कार्बोज की मात्रा में परिवर्तन। विभिन्न रोगों, शल्य यकृत के विभिन्न रोगों, शल्य चिकित्सा से पूर्व एवं एडिशंस रोग की स्थिति में व्यक्ति के आहार में सामान्य से अधिक कार्बोज की मात्रा आवश्यक होती है, जबकि मधुमेह में कार्बोज की कम मात्रा दी जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को यकृत संबंधी रोग हुआ है शल्य चिकित्सा से पूर्व, मतलब ऑपरेशन से पहले, एवं एडिशंस रोग की स्थिति में व्यक्ति के आहार में जो सामान्य से अधिक कार्बोज की मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, जो रोगी व्यक्ति होगा उसको सामान्य से अधिक कार्बोज लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन वहीं पर जब किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसे कम कार्बोज लेने की सलाह दी जाती है। तो रोग के अनुसार जो है व्यक्ति का जो आहार है वो निर्धारित किया जाता है। अगला है कैलोरी की मात्रा में परिवर्तन। व्यक्ति का वजन कम होने पर, ज्वर होने पर, संक्रमण इत्यादि की दशा में अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत मोटापा, हृदय रोग इत्यादि से कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन कम हो रहा है या फिर ज्वर, उसको बुखार है, बुखार का संक्रमण है इत्यादि दशा में कैलोरी युक्त भोजन लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन कम है या फिर उसको बुखार या कोई संक्रमण है तो इन सारी दशाओं में उसे अधिक कैलोरी युक्त भोजन लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है, हृदय रोग का शिकार है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को कम कैलोरी युक्त आहार जो है दिया जाता है। तो रोग के अनुसार जो है आहार का निर्धारण किया जाता है। अगला है कैलोरी खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन। तो खनिज लवण की मात्रा में परिवर्तन किस रोग में किया जाएगा, रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया जैसे रोगों की अवस्था में अधिक खनिज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये खनिज लवण की कमी से विटामिन डी और जो कैल्शियम होता है उसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो यहाँ पर इन रोगों की स्थिति में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स जैसे रोगों की अवस्था में अधिक खनिज लवण लेने की सलाह दी जाती है। वहीं इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को पथरी का विकार होने पर व्यक्ति को कैल्शियम तथा फास्फेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो पथरी होती है उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कैल्शियम और फास्फेट से होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को स्टोन हो जाता है तो उसे कैल्शियम और जो फास्फेट होता है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसकी डाइट में ना लेने की जो सलाह है वो दी जाती है। अगला है विटामिन की मात्रा में परिवर्तन। विविध रोगों की दशा में विटामिन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसमें जो विटामिन होता है उनकी अधिक मात्रा लेने की सलाह दी जाती है।
और लास्ट है आपका रेशे की मात्रा में परिवर्तन। कब्ज और दस्त की दशा में अधिक रेशे युक्त आहार तथा पेचिश, पेप्टिक अल्सर आदि रोगों में सामान्य से कम रेशे युक्त आहार की सलाह दी जाती है। रेशे की मात्रा में आहार में परिवर्तन कब किया जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को कब्ज, दस्त और दस्त की शिकायत है तो उस अवस्था में, रोग की अवस्था में क्या होगा, व्यक्ति को अधिक रेशे युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर वहीं पर किसी व्यक्ति को, कोई जो व्यक्ति है वो पेचिश, पेप्टिक अल्सर आदि रोगों से ग्रसित है, तो ये सब क्या होते हैं? आंतों से संबंधित रोग होते हैं। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को रेशे युक्त आहार लेने की सलाह कम दी जाती है। और कम रेशे युक्त आहार जो है वो लेने को कहा जाता है कि जिस भोजन में रेशे की मात्रा कम हो, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की जो सलाह है वो दी जाती है। तो यहाँ तक जो टॉपिक है हम लोगों ने आज अपनी क्लास में कवर कर लिया है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।